स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटॉप क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले कक्षा 10वीं का विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 पार्ट 6। पार्ट का नाम है प्राणियों का वर्गीकरण। स्टूडेंट्स, ये पार्ट ऑलरेडी मैंने स्टार्ट किया हुआ है और इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं। यदि आप लोग ने उन 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन 2 वीडियोस को देख लीजिएगा, तब जाके इस वीडियो को देखिएगा। वो 2 वीडियो देखोगे तब जाके ये वीडियो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। जिसके अंदर मैंने पहली वाली वीडियोज में वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण का इतिहास क्या है, वर्गीकरण का महत्व क्या है और वर्गीकरण से क्या लाभ है, हम लोग वर्गीकरण क्यों करते हैं, ठीक है, वनस्पतियों को वर्गीकरण कैसे किया गया था और प्राणी का वर्गीकरण किस तरह करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने पहली वीडियो में बताया है। और दूसरी वीडियो में मैंने बताया है कि जो प्राणियों का वर्गीकरण होता है उसके अंदर नई पद्धति कौन सी है, ठीक है। जैसे आपको मालूम विटाकर ने पंच जगत पद्धति के बारे में बताया है, कक्षा 9वीं और कक्षा 8वीं की किताब में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसी तरह आज प्राणियों के वर्गीकरण की नई पद्धति कौन सी है, तो उन नई पद्धति के अंदर मैंने रचनात्मक संगठन, शारीरिक समिति और अध्यय स्तर और देहगुहा और खंडीबल, इन 5 चीजों के बारे में, इन 5 चीजों का उपयोग करके हम लोग सजीवों का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। सजीव मतलब प्राणियों का यहाँ पर वर्गीकरण होगा इन्हीं 5 मुद्दों के ऊपर। यदि आपको ये 5 चीजें समझ में आती है तो ये वीडियो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स, असंपृष्ठ रज्जु प्राणी। असंपृष्ठ रज्जु प्राणी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन एक बार आपका फिर से मैं रिवीजन करना चाहूंगा। असंपृष्ठ रज्जु प्राणी जो होते हैं उसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होता है। नोटोकॉर्ड मतलब होता है स्टूडेंट्स पृष्ठ रज्जु नहीं होता है, जो आधार देता है, ठीक, जो किसी भी सजीव क्या करता है, आधार देता है, वह नहीं पाया जाता है। और साथ ही साथ ग्रस्तनी में क्लोम छिद्र नहीं होते। ये जो क्लोम छिद्र होते हैं उस सजीव को, उस प्राणी को श्वसन करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये क्लोम छिद्र न हो पाने की वजह से वो सजीव क्या करते हैं, त्वचा के माध्यम से श्वसन करना शुरू कर देते हैं, ठीक बात है। और मेरु रज्जु होता है और लेकिन वो युग्मक के रूप में पाया जाता है और वो शरीर के अधर तल में पाया जाएगा, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। और हृदय भी होता है, लेकिन हृदय रहेगा पृष्ठतल में, मतलब पीठ की तरफ रहेगा, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है असंपृष्ठ रज्जु प्राणी, नॉन कॉर्डेट्स, मतलब इसके अंदर पृष्ठ रज्जु नहीं पाया जाता, ठीक है सर। तो असंपृष्ठ रज्जु प्राणी को 10 संघों में विभाजित किया गया है। इन 10 संघ के बारे में आज हमको जानकारी प्राप्त करनी है। पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसमें से यहाँ पर 10 संघ दिए गए, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ मैं 5 संघ के बारे में बताने वाला हूँ। तो इन 5 संघों को आज की वीडियो में देखेंगे, बाकी जो 5 संघ बचेंगे इसके आने वाली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इन 5 संघ को समझने से पहले हम लोग कुछ चीजें हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताए हुए हैं उनको मैंने पहले रिविजन करना है। जैसे रचनात्मक संगठन, रचनात्मक संगठन स्टूडेंट्स 5 प्रकार से मिलकर बने होते हैं, जैसे जीव द्रव्य पर आधारित स्तर, फिर कोशिका स्तर संगठन, फिर कोशिका ऊतक स्तर संगठन, सही बात है। ये सारी चीजों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। उसके बारे में, उसके बाद शारीरिक समिति। देखो समिति जो होता है स्टूडेंट, शरीर की समिति 3 प्रकार की होती है। एक असमिति, जिसके अंदर जो भी सजीव रहेगा उसको आप किसी भी अक्ष से काटिए, उसका 2 भाग में विभाजन नहीं होगा। उसके बाद अर्य समिति, जिसके अंदर मैंने स्टार फिश के बारे में बताया, इसके अंदर आप किसी भी अक्ष से काटो, 5 अक्ष से किसी भी अक्ष से काटो, आपको 2 सर्वांगसम घटक मिलेंगे, 2 सर्वांगसम भुजाएं आपको मिलेंगी। इसके बाद मैंने बताया द्विपार्श्व समिति। द्विपार्श्व समिति में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो अक्ष होता है वो क्या होता है, निर्धारित होता है और उसी अक्ष से काटोगे तभी आपको 2 समान भाग मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद मैंने बताया था अध्यय स्तर। अध्यय स्तर स्टूडेंट देखो, जो मानव का शरीर होता है वह अध्यय स्तरों से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसके अंदर 3 अध्यय स्तर होते हैं, ठीक है, अंतर्जनन, मध्य जनन और बहिर्जनन। अगर वह सजीव सिर्फ 2 ही स्तर से मिलकर बना हुआ है, किससे, अंतर्जनन और बहिर्जनन, उसको द्विस्तर कहा जाएगा। और जो सजीव 3 स्तर, मतलब अंतर्जनन, बहिर्जनन और मध्य स्तर, तीनों से मिलकर बना रहेगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे, मध्य स्तर कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक समझ में आ रहा है क्या? चलिए, इसके बाद एक टॉपिक और था जिसे हम लोग बोलते हैं देहगुहा। देखो देहगुहा जो होता है, आपको मालूम है कि शरीर के आंतरिक अंगों के बीच में जो खाली जगह होती है, या तो हम लोग बोल सकते हैं कोशिका भित्ति और अंगों के बीच में जो खाली जगह होती है उसको हम लोग बॉडी कैविटी कहते हैं, अर्थात देहगुहा कहते हैं। तो देहगुहा स्टूडेंट्स देखो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, सत्य देहगुहा, देहगुहाहीन और नकली देहगुहा। सत्य देहगुहा क्या होता है स्टूडेंट्स, आप सबको मालूम है, जो छोटी आंत से मिलकर बना होता है। और देहगुहाहीन किसे कहा जाएगा स्टूडेंट्स, जिसके अंदर देहगुहा नहीं पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद खंडीभवन। खंडीभवन मतलब जब प्राणियों के शरीर छोटे छोटे समान भाग में विभाजित हो जाते हैं तो इस प्रकार शरीर की रचना को क्या बोलते हैं, हम लोग खंडीभवन कहते हैं। यदि आपको ये सारी टॉपिक समझ में आ गई तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे आदि जीव, उसके बाद छिद्रधारी, उसके बाद सिलिंड्रेटा, निडारिया और आंतरगुहीन आप बोल सकते हो। इसके बाद चपटे कृमि, इसके बाद गोल कृमि, ठीक है ना। इन 5
संघ के बारे में आज हमको अध्ययन करना है। तो चलिए हम लोग स्टूडेंट्स पहला संघ शुरू कर लेते हैं, आदि जीव। स्टूडेंट्स यहाँ पर आदि जीव है, ये आदि जीव का समावेश स्टूडेंट्स वैसे देखा जाए तो विटाकर की पंच जगत पद्धति के अनुसार इसको प्रोटिस्टा वर्ग में रख दिया गया है, लेकिन इसको आज प्राणी वर्ग में नहीं माना जाता है, इसलिए आपकी पुस्तक में आदि जीव के बारे में नहीं लिखा गया है। आदि जीव को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट, जोआ मतलब होता है एनिमल। प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट, जोआ मतलब होता है एनिमल, मतलब पहला प्राणी, उसको क्या कहा जाता है, आदि जीव कहा जाता है। इसका नाम किसने रखा था, गोल्डगस नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने आदि जीव को नाम प्रोटोजोआ रखा था। प्रोटो मतलब फर्स्ट होता है और जोआ मतलब क्या होता है, एनिमल, मतलब पहला एनिमल, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, आदि जीव कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। वैसे देखा जाए तो अभी आदि जीव को प्राणी समूह में नहीं रखा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्योंकि इनका जो शरीर बना होता है वो जीव द्रव से बनता है। किससे बनता है, जीव द्रव, अर्थात इसके अंदर कोशिका निर्मित होती है, लेकिन पूरी तरह से कोशिका निर्मित नहीं हो पाती है, इसलिए इनका समावेश आज प्राणी वर्ग में नहीं किया जाता है। इसलिए विटाकर की पंच जगत पद्धति के अनुसार इनका जो समावेश है वो प्रोटिस्टा वर्ग में किया जाता है। समझ में आ रहा है, समझे स्टूडेंट्स। अब ये जो आदि जीव होते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम लोग नीली आंखों से नहीं देख सकते, मतलब खुली आंख से हम लोग नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। ये प्राय क्या होती है, एक कोशिकी होती है और उसी एक ही कोशिका में जीवन की सभी प्रक्रियाएं संपन्न होती है। जितनी प्रक्रिया श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ठीक है, जितनी प्रक्रियाएं जीवन की सारी प्रक्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न की जाती है। ये सजीव जो होते हैं प्राय अकेले रहेंगे या तो ये लोग समूह में रहते हैं। ज्यादातर जो आदि जीव होते हैं वो एकल रहते हैं, मतलब अकेले ही रहते हैं, लेकिन कुछ सजीव जो रहते हैं वो समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनका शरीर जो है वो जीव द्रव संगठन का है, मतलब इनके अंदर कोशिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है, जीव द्रव का है, और साथ ही जल में स्वतंत्र रूप से संचलन करते रहते हैं। अमीबा जल में स्वतंत्र रूप से संचलन करते रहते हैं। समझ में आ रहा है। और इनका शरीर असमिति मतलब इसको स्टूडेंट्स अगर हम लोग किसी भी अक्षर से काटेंगे इनके दो समान भाग नहीं मिलेंगे, लेकिन कभी कभी कोई समिति वाला दर्शा देता है, समिति रचना दर्शा देता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो आदि जीव के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा कि आदि जीव का समावेश अभी प्राणी वर्ग में नहीं किया जाता है। विटाकर की पंच जगत पद्धति के अनुसार अब आदि जीव का समावेश प्रोटिस्टा में किया जाता है। अब आदि जीव को हम लोग नीली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, उसको देखने की सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी, और प्राय एक कोशिकीय होते हैं और उसी एक ही कोशिका में जीवन की सभी प्रक्रियाएं लोग संपन्न करते हैं। ठीक है, ये प्राय एकल होते हैं, मतलब अकेले पाए जाते हैं, या तो कहीं कहीं ये लोग दिखेंगे समूह के रूप में। ठीक है, इनका शरीर कैसे होता है, शरीर संगठन जीव द्रव का होता है। ज्यादातर सजीव जल में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। यहां तक समझ में आ गया। इनका शरीर असमिति और समिति होता है, ठीक है ना। अब पाचन जो क्रिया होती है वो शरीर के अंदरी भाग में होती है, जो लेकिन जो श्वसन और उत्सर्जन है इसके लिए कोई विशेष अंग नहीं होता इनमें। जो श्वसन उत्सर्जन इनके लिए इनके शरीर में कोई विशेष अंग या कोई विशेष कोशिका नहीं पाई जाती है। इनका जो शरीर होता है वो प्राय नरम होता है, और कभी कभी किसी के शरीर में कंकाल पाए जाते हैं, थोड़ा कठोर अवस्था में रहे चमकीले पदार्थ के, और ये अलैंगिक प्रजनन से प्रजनन करते हैं। ये अलैंगिक पद्धति से क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। जैसे द्विविभाजन अमीबा में देखा होगा आपने, अनुकूल परिस्थिति में द्विविभाजन होता है और प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा में क्या होता है, बहुविभाजन होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आदि जीव। ठीक है, और कभी कभी ये लैंगिक प्रजनन करते हैं, जैसे पैरामीशियम एक कभी कभी लैंगिक प्रजनन करेगा। तो आपको आदि जीव के बारे में समझ में आ गया होगा। ये पहला संघ था किसका, असंपृष्ठरज्जु प्राणी का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें पूरी वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखना। यहाँ पर 5 अलग अलग संघ के बारे में बताने वाला हूँ। एक संघ हमारा पूरा हो चुका है, अभी देखते हैं अगला संघ। स्टूडेंट्स, रंध्री प्राणी या छिद्रधारी प्राणी। रंध्री प्राणी और छिद्रधारी प्राणी क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स, पोरी यहाँ पर लिया, पोरी मतलब होता है स्टूडेंट्स होल, पोरी मतलब क्या होता है, होल। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। और ये जो सजीव रहते हैं वो ज्यादा करके समुद्र में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा कहां पर पाएंगे, समुद्र में, और कुछ ऐसे रहते हैं जो मीठे पानी पाए जाते हैं, नदी में पाए जाते हैं। ठीक है ना। रॉबर्ट ई ग्रैंड नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था पोरीफेरा। नाम सुनिए एकदम अच्छे से, रॉबर्ट ई ग्रैंट नामक एक वैज्ञानिक था जिसने छिद्रधारी प्राणियों का नाम पोरीफेरा दिया था। इसके अंदर आप लोग देख सकते हो अलग अलग क्या है, छिद्र दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। ये स्पंज जैसे होते हैं, स्पंज मतलब बहुत नरम होते हैं, इनको दबाया जा सकता है। ये प्राय कहाँ पाए, समुद्र में, मूल रूप से पानी में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर जो सजीव होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है। इनके शरीर में स्टूडेंट्स ऑस्टिया और ऑस्कुला होता है।
ऑस्टिया और ऑस्कुला के बारे में बता दूं मैं। ये ऑस्टिया जो होता है इसके माध्यम से वो पानी के जो आवश्यक घटक रहेंगे वो शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे। जब उनका पाचन हो जाएगा तो ऑस्कुला से वो क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ऑस्टिया क्या है, ऑस्टिया पानी और उपयोगी पदार्थ को अंदर लेने के लिए, और ऑस्कुला से क्या होता है, उसका उत्सर्जन होता है एक तरह से। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? और इनका जो शरीर होता है स्टूडेंट्स वो असममितीय होता है। आप देख सकते हो इसको कहीं से भी काटो आप, आपको दो समान भाग नहीं मिल पाएगा। समझ में आ रहा है? और स्टूडेंट्स एक बात याद रखो, ये जो होते हैं ये समुद्र में एक ही जगह स्थिर होते हैं, ये इनका एक जगह दूसरी जगह वहन नहीं होता है। जैसे मैंने बताया था आदि जीव के बारे में, आदि जीव पूरे समुद्र में पूरे पानी में कहीं भी संचरण कर सकते हैं, लेकिन ये जो छिद्रधारी प्राणी होते हैं इनका संचलन नहीं होता है। ये समुद्र में किसी एक ही जगह रहते हैं, अर्थात इनको स्थानबद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानबद्ध कहा जाता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? समझा? और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर काटा काटा जैसा, फिश के जैसा दिखते हो ना, मछली के ऊपर जैसा चेहरा रहता है, इसको हम लोग कहते हैं कटिंगा। कटिंका क्या कहते हैं? कटिंका कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कटिंका। और ये जो कटिंका होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी है? कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बनकर एक बना होता है। क्या? कटिंका बन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो अब इनका बात आता है कि सर ये प्रजनन कैसे करते होंगी। तो इनका प्रजनन करने का तरीका है वो अलैंगिक प्रजनन है। मुकुलन पद्धति का उपयोग ये लोग अलैंगिक प्रजनन करते हैं, और लैंगिक पद्धति का भी लोग उपयोग करके प्रजनन करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो साइकोन का और स्पॉन्जिला, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हाइमेंडस। ठीक है ना, ये कुछ सजीव हैं जो छिद्रधारी प्राणी संघ में आ जाते हैं असंप्रसज्जु प्राणी के अंदर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं। अभी तक मैंने जो भी आपको सारी चीजें समझाई है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख के रखी हुई हैं। मैं हर एक लाइन पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। ये सरल प्रकार की रचना वाले प्राणी है। ये बहुत सरल है, स्पंज जैसे। स्पंज मतलब आपको समझता होगा, आपने कापूस सुना, कापूस को दबाते हो तो दब जाता है, उसको बोलते हैं स्पंज। इनके शरीर में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ठीक है, इसे शरीर में क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है। ठीक है, ऐसे छिद्र होगा इसके अंदर, और इसी छिद्र के माध्यम से पानी अंदर जाता है। ठीक है, इन छिद्रों को ऑस्टिया और ऑस्कुला कहते हैं। ऑस्टिया का मतलब मालूम है, ऑस्टिया से पानी अंदर आएगा, ऑस्कुला से पाचन होने के बाद पानी बाहर जाएगा। ये जलचर अधिकतर समुद्रवासी होते हैं और कुछ मीठे पानी में भी रहते हैं। ये मुख्य प्राणी असममितीय होते हैं। असममितीय का मतलब बार बार नहीं बताऊंगा स्टूडेंट्स, एक बार बता दिया आप लोग एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे इसके अंदर कॉलर कोशिका होती हैं, इन्हीं कॉलर कोशिका की वजह से ये पानी में क्या करती है, प्रभावित होती रहती है, क्योंकि ये स्थानबद्ध होती है, लेकिन कॉलर कोशिका की वजह से पानी में थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकती है। ये प्राणी किसी आधार के संलग्न होने के कारण प्रचलन नहीं कर पाते, मतलब एक जगह दूसरी जगह नहीं जा पाते, अर्थात ये स्थानबद्ध प्राणी कहा जाता है, सीडिमेंट्री एनिमल। ठीक है, वो एक जगह दूसरी जगह नहीं जाएगा। कॉलर कोशिका एक जगह दूसरी जगह थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया था जो स्पंज होता है उनका जो शरीर होता है वह कटिंका यह सुको से बना होता है। ठीक है, और एक कटिंका जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से मिलकर बनी होती है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बीच बीच के क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब समझ लेते हैं ऑस्टिया और ऑस्कुला क्या करते हैं। चूंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि ऑस्टिया और ऑस्कुला का क्या काम है। इनके शरीर द्वारा लिए गए पानी जाने में सूक्ष्म जीव पोषक द्रव्यों का पोषण करते हैं। जो भी उसके अंदर पोषक द्रव रहेगा उसका पोषण करेंगे, किसके माध्यम से, ऑस्टिया के माध्यम से। और छिद्र द्वारा पानी शरीर में प्रवेश होता है, और किसके माध्यम से, ऑस्टिया द्वारा पानी छिद्र द्वारा शरीर में क्या होगा, प्रवेश करेगा। और ऑस्कुला से जो पाचन होने के बाद पानी क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ये अलैंगिक प्रजनन करते हैं, मुकुलन विधि का उपयोग करके। लैंगिक प्रजनन किसी किसी में होता है। इसी के साथ इन्हें बड़े पैमाने पर पुनरुत्पादन क्षमता, पुनरुत्पादन मतलब बहुत अधिक मात्रा में लोग सजीव तैयार करते हैं। एग्जाम्पल रूप में साइकोन, स्पॉजिया और हाइलोनिमा और यूप्लेक्टस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल थे किसके, रंध्रीय प्राणी संघ, छिद्रधारी प्राणी संघ। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा, पोरी मतलब होता है छिद्र। समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला संघ स्टूडेंट्स हमारा है सिलेंट्रेटा निडारिया या आंतरगुहीन। स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। सिलेंट्रेटा, निडारिया और आंतरगुहीन ये तीनों एक ही नाम है, लेकिन बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन फिक्स रहता है आना। ठीक है ना, अब देख सकते हैं कि इनका जो शरीर रहता है स्टूडेंट्स वो डंडाकार होता है। डंडाकार मतलब लंबे लंबे होते हैं।
ठीक है। और बहुत सुंडक होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे सुंडक रहेंगे। ये सुंडक क्या करेंगे, ये भक्षक को पकड़ने के लिए काम करते हैं। ये जो सुंडक दिख रहा है ना आपको, ये जो सुंडक दिख रहा है आपको, ये भक्षक को पकड़ने के लिए, भक्षक को पकड़ेंगे और भक्षक का जो भी उपयोगी द्रव रहेगा उसका उपयोग करके अपना पालन और पोषण करते हैं, बराबर। ये प्राय क्या होते हैं, जलचर होते हैं, मतलब ये पूरे जलचर होते हैं। और इनमें से ज्यादा लोग समुद्र में रहते हैं और कुछ कहाँ पाए जाते हैं, मीठे पानी में पाए जाते हैं। अब इसके अंदर अरीय समिति होती है स्टूडेंट्स। अरीय समिति आपको समझता होगा कि इसके दो समान भाग में बंटवारा किया जा सकता है। इसके अंदर स्टार फिश का भी एग्जांपल आप लोग दे सकते हो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां तक समझा। चलो अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे सुंडक जो है दंश पेशी युक्त स्पर्शिकाओं से मिलकर बना होता है और इन्हीं स्पर्शिकाओं का उपयोग करके वो भक्ष को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पकड़ते हैं। जो भी भक्ष रहेगा उनको पकड़ेंगे और दंश पेशी भक्ष के शरीर में जहर को, जो भी विष रहेगा वो उस विष को डाल देगा और उसका उपयोग कर लेगा अपने पालन पोषण के लिए। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे बढ़े, जो भी डायग्राम के माध्यम से बताया है सारी चीजें लिखी हुई है, तो मैं इसको एक बार पढ़ लेता हूं और आप लोग भी एकदम अच्छे से समझ लीजिए। इन प्राणियों के शरीर का आकार दंडाकृति होता है, दंड जैसा होता है और छतरी जैसा। आपने ऊपर देखा था एक छतरी जैसा इस तरह से निकला हुआ था, ठीक है ना, छतरी। दंडाकृति शरीर होने पर बहुसुंडक पोलिप छतरी के आकार के शरीर में छत्रिका कहते हैं। वो जो छतरी जैसा निकला हुआ रहता है ना ऊपर, उसको छत्रिका कहा जाता है, ठीक है। बहुसुंडक, और सुंडक का इस्तेमाल क्यों करते हैं, आपको मालूम, भक्षक को पकड़ने के लिए। ये सभी जलचर प्राय समुद्रवासी होते हैं, मतलब नॉर्मली क्या होते हैं, समुद्रवासी, लेकिन कुछ प्राणी होते हैं जो मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। अरीय समिति और द्विस्तरीय समिति वाले होते हैं, मतलब इनका शरीर अरीय समिति और द्विपार्श्व समिति वाला होता है। इनके मुख के आसपास दंश पेशी युक्त स्पर्शिकाएं होती हैं। स्पर्शिकाओं का उपयोग भक्ष को पकड़ने के लिए, तो दंश पेशियां भक्षों के शरीर में विष का अंतक्षेपण करती हैं। इनके मुख के आसपास, इनका जहां मुख रहेगा ना स्टूडेंट्स, उस मुख के आसपास दंश पेशी युक्त स्पर्शिकाएं होती है। ये स्पर्शिकाएं क्या करती हैं, उस भक्ष को क्या करेंगी, पकड़ेंगी और स्पर्शिकाएं उस भक्ष के अंदर क्या डाल देंगी, अपना विष अंतक्षेपण कर देंगे, ठीक है। और स्वयं का संरक्षण के लिए भी उपयोग करते हैं, ताकि साथ ही साथ इस दंश पेशियों का उपयोग वो लोग खुद के सुरक्षा के लिए भी करती हैं। उदाहरण के रूप में याद करेंगे, जल व्याल, हाइड्रा, कोलरस, सी एनिमोन, समुद्री फूल कहा जाता है इसको। आपने ऊपर देखा गोल गोल रचना था, इस तरह सा गोल गोल था, उसको समुद्री फूल कहा जाता है। पोर्तुगीज मीन ऑफ द वॉर, फाइसेलिया, जेलीफिश, जेलीफिश आप लोगों को मालूम होगा, इस तरह से रचना मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताई जेलीफिश के बारे में, ठीक है। और प्रताल, कोरल, ये आदि जो है ये सिलेंट्रेटा निडारिया संघ में आते हैं। समझ में आ रहा है, इनका शरीर जो होता है दंडाकृति होता है, छतरी जैसा आकार होता है और बहुत सुंडक होते हैं। समझ में आ रहा है, ये जलचर होते हैं और समुद्र में रहते हैं और कुछ कुछ मीठे पानी में रहते हैं। इनके अंदर जो समिति होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, समिति जो होती है वो अरीय समिति और द्विपार्श्व समिति होती है और इनके अंदर मुख के आसपास स्पर्शिकाएं होती हैं और इसी स्पर्शिकाओं का उपयोग करके ये लोग क्या करते हैं, भक्षक को पकड़ते हैं और भक्षक के शरीर में इन्हीं स्पर्शिकाओं के माध्यम से विष अंतक्षेपण करते हैं और अपना संरक्षण करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें जब भी, एक बात सुनो मैं जो बोल रहा हूं, जब भी किसी भी संघ के बारे में लिखने के लिए आए पेपर में, तो आपको 5 चीजें याद रखनी है। क्या 5 चीजें याद रखनी है? पहला चीज याद रखना है कि उसका शरीर रचना कैसा है। दूसरी चीज याद रखनी है कि उस समिति कौन सी है उसकी, ठीक है। आप अपने आप से 5 क्वेश्चन पूछोगे आप कि उसकी शरीर रचना कैसी है, फिर वो सेंटेंस लीजिए, शरीर रचना कैसी है, फिर उसका समिति कौन सा है, अरीय समिति है, द्विपार्श्व समिति है, असमिति है, कौन सा समिति है। इसके बाद उसके अंदर देह हुआ है कि नहीं है, ये क्वेश्चन। उसके बाद जनन स्तर है कि नहीं है। उसके बाद लास्ट में उसका खंडीभवन होता है कि नहीं, मतलब उसका टुकड़ा होता है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है कि नवजात जो हाइड्रा होता है वो अलग हो जाता है, मतलब यहाँ पर खंडीभवन इसका होता है। समझ में आ गया? अगर ये 5 क्वेश्चन के मतलब आपको समझ में आ गए तो आप किसी भी संघ के बारे में लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? ये आपको कक्षा 10वीं में भी जरूर काम आएगा और 11वीं में भी आप जब जाओगे तो वहां पर भी काम आने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारे 3 संघ पूरे हुए। अब 2 संघ बचा हुए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखते जाइएगा, हम लोग पूरा करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अगला संघ है चपटे कृमि प्राणी संघ। ये चपटे कृमि प्राणी संघ जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, इनका शरीर बहुत दुबला होता है, बहुत पतला होता है, अर्थात बहुत चपटे होते हैं लोग, इसलिए इनका नाम क्या है, चपटे कृमि। क्योंकि इनका शरीर बहुत दुबला पतला और पत्तियों जैसा होता है। पत्ती आपको मालूम बहुत चपटी होती है, ठीक है ना, पट्टी जैसा चपटा होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, चपटे कृमि कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये परपोषी होते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या होते हैं, परपोषी। ये दूसरे सजीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं और उनके शरीर में निर्माण होने वाले उपयोगी घटकों को क्या करते हैं, लोग खाते हैं। और ये बीमारियां बहुत ज्यादा फैलाते हैं।
इनसे बीमारियां बहुत फैलती है चपटे कृमि प्राणियों से, ठीक है स्टूडेंट्स। और इनका शरीर जो होता है वो देह गुहाहीन होता है। देह गुहाहीन मतलब स्टूडेंट्स मतलब उनके अंग में कोई स्पेस नहीं होता, कोई खाली जगह नहीं पाई जाती है, और ये द्विपार्श्व समिति होते हैं, इनका द्विपार्श्व समिति में इनका विभाजन होता है, समझ में आ रहा है। और ये त्रिजनन स्तर होते हैं, मतलब इसके अंदर एक्टोडर्मी होता है, मेसोडर्मी होता है और इंडोडर्मी होता है, मतलब अंतर्जनन, बाह्य जनन और मध्य जनन स्तर, मतलब तीनों जनन स्तर से मिलकर ये बनी होती है। और साथ ही साथ क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी मतलब स्टूडेंट्स इसके अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों युग्मक एक ही सजीव में रहेगा, समझ में आ रहा है। नर संस्थान और मादा संस्थानंग दोनों एक ही सजीव में पाया जाता है। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है लीवर फ्लूक, और पेपर में इसके बारे में आता है, आकृति बनाने के लिए आता है लीवर फ्लूक का 2 मार्क्स के लिए, तो एकदम अच्छे से लीवर फ्लूक की आकृति बना के रखिएगा आप लोग। मुख आप लोग देख सकते हो, जनन छिद्र देख सकते हो, जनन छिद्र है, पत्तियों जैसा शरीर यहाँ पर देख सकते हो, पत्तियों जैसा शरीर एकदम सुंडक जैसा। चूस मुख चूसक, ये मुख चूसक क्या करेंगे स्टूडेंट, जिस किसी शरीर में जाएंगे लोग, क्योंकि परजीवी है, क्या है परजीवी, मतलब ये दूसरे सजीवों के शरीर में जाके उनका भोजन खाते हैं, तो ये मुख चूसक को चूसेगा, अधर चूसक फिर उत्सर्जी छिद्र, यहाँ पर नीचे उत्सर्जी छिद्र रहेगा, उत्सर्जन से बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, चपटे कृमि प्राणी के बारे में समझा आपको। चलिए अब आगे देखते हैं। मैंने जो भी जानकारी आपको बताई है वही सारी जानकारी मैंने यहाँ पर लिख के रखी हुई है। इनका शरीर दुबला पतला पत्तियों जैसा पट्टी जैसा चपटा होता है। जो चपटे कृमि प्राणी होते हैं उनका नॉर्मली शरीर कैसा दिखेगा आपको, दुबला पतले रहेंगे वो लोग, पत्तियों जैसे रहेंगे एकदम, और पट्टी जैसा रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चपटे कृमि प्राणी संघ करेंगे। और ये अधिकतर क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, मैंने बताया दूसरे प्राणियों शरीर में रहकर अपना भोजन खाते हैं। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले प्राणी पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से पानी में लोग पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये जैसे मैंने बताया था कि वो वाला संघ, कौन सा संघ, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा जो होता है स्थानबद्ध होता है, लेकिन ये स्थानबद्ध नहीं होते, ये पानी में एक जगह दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ये देव गुहाहीन होते हैं, द्विपार्श्व समिति इसके अंदर पाई जाती है। और इनका जनन स्तर कौन सा होता है, त्रिजनन स्तर होता है, ठीक है। त्रिजनन स्तर मतलब उसके अंदर बहिर्जनन, मध्य जनन और अंतर्जनन तीनों स्तरें पाई जाएंगी, समझे स्टूडेंट्स। ये उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी क्यों, क्योंकि एक ही प्राणी के शरीर में नर और मादा दोनों प्रजनन संस्थान पाए जाएंगे। एक ही प्राणी के शरीर में नर और मादा दोनों प्रजनन संस्थान पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, उभयलिंगी कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है चपटे कृमि प्राणियों के बारे में। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, लीवर फ्लूक, फीता कृमि और प्लेनेरिया, ये कुछ एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण है जो चपटे कृमि के हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आया क्या यहाँ तक, चलो। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे 4 संघ पूरे हो गए हैं, सिर्फ एक संघ और बचा हुआ है, तो थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। अगला टॉपिक हमारा है, मतलब अगला संघ हमारा है गोल कृमि संघ प्राणी संघ, फाइलम एथिलमिन्थस। ये प्राणियों का शरीर देख लो स्टूडेंट्स, आप बेलनाकार दिख रहा है, लंबा लंबा दिख रहा है, ठीक है, धागे जैसे होते हैं, दंड गोलाकार होगा, दंड गोलाकार, ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गोल कृमि कहा जाता है। ये स्वतंत्र रूप से होते हैं, पानी में रहते हैं, स्वतंत्र रूप से कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। और ये परपोषी होते हैं स्टूडेंट्स, क्या होते हैं, परपोषी। परपोषी का मीनिंग आपको मालूम हो, अपने अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे शरीर का ये लोग चूस करेंगे, जो मुख रहेगा यहाँ से उनको मतलब अपने भोजन को चूस कर जीवन यापन करते हैं। और इनका जो शरीर होता है स्टूडेंट्स वो त्रिजनन स्तर से मिलकर बना होता है। कितने जनन स्तर से, त्रिजनन स्तर से मिलकर बना होता है। और इनके अंदर नकली देह गुहा होती है। नकली देह गुहा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर देह गुहा तो होगी लेकिन वो छोटी आंत से मिलकर नहीं बनेगी, ठीक है। जो सत्य देह गुहा होती है वो छोटी आंत से मिलकर बनती है, और नकली देह गुहा जो होती है वह छोटी आंत से मिलकर नहीं बनती है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे देख लीजिए, तो इस तरह से यहाँ पर देख लो, ये मादा है, मादा का जो साइज होता है, जो आकार लंबा होता है, और नर आकार में क्या होता है, छोटा होता है। मुख देख लीजिए, जनन छिद्र देखिए, उत्सर्जी छिद्र नीचे की तरफ रहेगा जहाँ से उसका उत्सर्जन होगा, पूंछ और उत्सर्जी छिद्र, समझ में आ रहा है। तो मादा नर से तुलना में क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आगे तक हमने जो भी गोल कृमि के प्राणी संघ के बारे में मैंने बताया वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख के रखी है, आप लोग समझ लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। प्राणियों का शरीर बेलनाकार होता है, आपको मालूम, बारीक धागे जैसा, और दंड गोलाकार होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा, गोल कृमि। समझ में आ रहा है, बेलनाकार होते हैं, बारीक धागे जैसे, और दंड गोलाकार रहेगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, गोल कृमि कहेंगे। ये प्राणी स्वतंत्र जीवन यापन करने के लिए करते हैं, ठीक है ना, पानी के अंदर स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। और ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। स्वतंत्र जीवन यापन करना मतलब पानी में एक जगह दूसरी जगह वो लोग जा सकते हैं। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को।
चलिए, स्वतंत्र रूप से रहने वाले प्राणी जलचर और भूचर हो सकते हैं। मतलब ये जो प्राणी होते हैं गोलकृमि, ये जलचर भी है और भूचर भी, मतलब जमीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। इस तरह की आप लोग रचना देखी होगी, ठीक है ना। अब आगे, इनका जो शरीर होता है त्रिजनन स्तर होता है और नकली देह गुहा पाई जाती है इसके अंदर, और कृमि शरीर अखंडित होकर आसपास के उपचर्म होते हैं। ये एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी मतलब या तो नर रहेगा या तो मादा, मतलब एक नर अलग रहेगा और मादा अलग रहेगा, ऐसा। इसका उदाहरण एस्केरिस पेट के अंदर रहते हैं। जब बचपन में आपने देखा होगा, यदि आप गंदे पदार्थ खाते हो तो उत्सर्जन के माध्यम से एस्केरिस शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। पेट के परजीवी होते हैं, पेट के अंदर रह के, और उससे बहुत सारी बीमारियां होती है। बच्चा खाना तो बहुत खाता है लेकिन बच्चा मोटा नहीं हो पाता, बच्चे का तंदुरुस्ती नहीं होता है, क्योंकि उसके पेट में क्या होता है, स्कैरिस होता है। वो जो भी भोजन खाएगा वो सारा स्कैरिस क्या करता है, चूस लेता है, ठीक है ना। तो उसको बीमारी हो जाती है इस तरह की। फिर बाद में उसके पेट से उस स्कैरिस को बाहर निकलवाना पड़ता है दवाइयाँ खा के। फाइलेरिया, हाथी पाँव देखा होगा आपने, पैर जो होता है बहुत मोटा मोटा हो जाएगा, इसकी वजह से होता है, ठीक है। लोहा लोहा आँख के परजीवी होते हैं। लोहा लोहा आँख एकदम मोटी मोटी हो जाएगी, ठीक है, आंखें बाहर आ जाती है एकदम लोहा लोहा में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आपको 5 संघ के बारे में समझ में आ गया। कौन कौन से संघ के बारे में हमने स्टूडेंट्स देखा है। पहला मैंने संघ बताया आपको आदिजीवी, उसके बाद छिद्रधारी, उसके बाद आंतरगोइन, फिर चपटे कृमि, फिर गोल कृमि। इस तरह से हमने 5 संघ के बारे में अध्ययन किया है। उम्मीद है आपको पांचों संघ के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। अब नीचे कुछ जानकारियां और है, उनको भी पढ़ लेते हैं और देखते क्या है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, आपकी किताब से लिया गया है स्नान स्पंज। यह साधारण गोलाकार प्राणी होते हैं। इनका शरीर मुख्यतः स्पॉन्जिस नामक प्रथिन या तंतुओं से बना होने के कारण इनमें जल धारण करने की क्षमता होती है, ठीक है। स्पॉन्जिन नाम के प्रथिन से बनता है, इसलिए इसके अंदर पानी रुक जाता है, ठीक है। पुराने समय में स्नान करने के लिए इसका उपयोग किया था। पहले टाइम में इसका उपयोग स्नान करने के लिए, मतलब बदन को घसने उसने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार लौड़ तख्त बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते। कार्यालय में टिकटों को चिपकाते समय गीला करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये पानी को बहुत समय तक रोक कर रखते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा बैंकों में नोट गिनते हैं तो बार बार हाथ को पानी में लगाते, देखा आपने उन्हें। तो उस समय वहां पर इस तरह के तंतुओं का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्नान स्पंज कहा जाता है इसको। ये कौन से संघ में आ जाएंगे स्टूडेंट्स, ये छिद्रधारी प्राणी में आ जाएंगे। कौन से संघ में आ जाएंगे, छिद्रधारी प्राणी में आएंगे, ठीक है। अब आगे, कागज नकदी नोट को गिनने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने बैंक में देखा होगा, जो कैशियर होता है, जो बैंक में पैसे गिनता है, अर्थात आप लोग जिसके पास देखा बहुत सारे पैसे रहते हैं, जब गिनते हैं तो बार बार हाथ को, अंगूठे को लोग किसी पानी में डालते हैं, तो यही होता है, ठीक है ना। अभी तो कृत्रिम पद्धति से भी तैयार किए जाने लगे, लेकिन पहले के टाइम में इसका इस्तेमाल करके नोटों को गिना जाता है, क्योंकि इसके अंदर पानी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है स्टूडेंट। जो सुनो सो अद्भुत। समुद्र प्रवाल चट्टानें होती हैं। समुद्र में क्या होती है, प्रवाल चट्टानें होती है। बहुत सारे प्रवाल होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक जब बैठ जाती है तो चट्टानों का निर्माण होता है। और बाद में जब ये प्रवाल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर द्वीप का निर्माण हो जाएगा। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप का निर्माण हुआ है ना, ये अंडमान निकोबार जो द्वीप है वो प्रवाल की वजह से निर्माण हुआ, ठीक है ना। ये प्रवाल के बारे में आगे हम लोग और डिटेल में अध्ययन करने वाले। ये चट्टानें अर्थात निडारिया संघ के प्राणियों के सघन आबादी की वजह से होती है। तो ये प्रवाल बनते कैसे, ये निडारिया जो आंतरगोइन प्राणी है, इनके सघन आबादी, मतलब एक ही जगह पर जब निडारिया बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर प्रवाल चट्टानें निर्माण हो जाती है। और ये चट्टानें जब बहुत बड़ी हो जाएगी तो उसका निर्माण किसमें हो जाएगा, द्वीप में हो जाएगा, और बाद में सजीव लोग वहां पर जाके रहना शुरू कर देते हैं। इसी चट्टान में प्रवाल मूंगा इसी प्रकार का रत्न और आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग प्रवाल भस्म तैयार करने के लिए किया जाता है। समझा स्टूडेंट्स आप लोगों को। ठीक, वीडियो हमको इतना ही देखना था। हमने आज की वीडियो में क्या देखा, असंपृष्ट रज्जु प्राणी क्या होता है उसके बारे में पहले मैंने बताया। फिर उसके बाद असंपृष्ट रज्जु प्राणी के 10 संघ होते हैं, जिसके अंदर मैंने 5 संघ बता दिए हैं। इन 5 संघ के बारे में आपको समझा होगा, और बचे हुए जो 5 संघ है आने वाली वीडियो में बना के अपलोड कर दूंगा। यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, अच्छी वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब तो किया है लेकिन अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो स्टूडेंट्स प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और कोई आप किसी भी वीडियो को देखने से चूके ना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।